Hello, dear students. Welcome to Civil Step. I am Krishna Bhardwaj. As you all know, बेटा कि Civil Step ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है दैट इज नॉन एज अतुल्य. इस इनिशिएटिव के अंदर हम यूपीएससी मेंस जो आपका एग्जाम होने वाला है जिन बच्चों का, या फिर जो भी बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये एक वैल्यू एडिशन प्रोग्राम स्टार्ट करा है. अच्छा, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपको पहले ही हितेश सर जो है डिस्कस कर चुके हैं सभी बातों को. फिर से मैं एक बार जो है दोहराता हूँ. इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके साथ सब्जेक्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं. हम आपको ये नहीं सिखाने वाले हैं कि आंसर जो है वो क्या होने वाला है, लेकिन इसके अंदर आप ये जरूर सीखने वाले हो कि आंसर जो है किसी क्वेश्चन का यूपीएससी मेंस में किस तरह से लिखा जाता है. हम जो है एक क्वेश्चन के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस आपको समझाएंगे कि किस क्वेश्चन को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जाता है, क्वेश्चन पूछा किस तरह से जाता है, और क्वेश्चन जो है उसको कैसे टैकल किया जाता है अलग अलग अप्रोच के साथ. ठीक, इस सीरीज के अंदर हर एक टीचर जो है आपके साथ हर दिन 10 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेगा इसी फॉर्मेट बेस्ड पे. एंड इस वीडियो के लास्ट में भी और बाकी वीडियोस के लास्ट में भी आपको जो है 5 क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिन्हें आप घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स चंडीगढ़ एज वेल एज शिमला संजौली में भी आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो. आप हमें उन आंसर्स को ऑनलाइन जो बच्चे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो के जाना और वहां पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर आप उसे सेंड कर सकते हो. देन हम डेफिनेटली उसको रिव्यू करेंगे और आपके क्वेश्चन का रिव्यू जो है आपको दिया जाएगा. ओके, सो इस सीरीज के अंदर बेटा हम अलग अलग सब्जेक्ट को जो है वो कैटर कर रहे हैं. यहाँ पर मैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो एक एक्सटेंशन है GS1 में हिस्ट्री का, और जिसके अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पहले इस बात को देख लेते हैं. अगर आप प्रीवियस ईयर कुछ पेपर्स देखोगे यूपीएससी के, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे गए. धीरे धीरे जो है 2013 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, देन वो डिक्रीज होता गया नंबर. बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं या पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि बीच में आप देखोगे कि एक बार ब्रेक हुआ है 1920 के बाद, देन फिर अगेन 21-22 में पूछा गया है क्वेश्चन. ठीक है, देन उसके बाद जो है पिछले 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं भी पूछा गया है. बट आपको इस लेक्चर के अंदर नॉट ओनली फॉर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बट एक नॉर्मल ब्रीफ आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा. बाकी जो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी किस तरह से आपको करना है, तो वो आइडिया भी यहाँ मिलेगा. हाँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. पहला क्वेश्चन देखते हैं और मैं आपको समझाने वाला हूं बेटा कि किस तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्या अप्रोच होगा आंसर का. तो सिंगल अप्रोच नहीं होता है कभी भी किसी आंसर का, मल्टीपल अप्रोच होते हैं, और मल्टीपल अप्रोच अपनी जगह सही है, लेकिन कौन सा ज्यादा बेस्ट होगा तो वो हम यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट इन शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. देखो, अब आपको एक एक चीज को ध्यान से समझना है और ये बात ध्यान देनी है कि किस चीज में कहां पे क्या पूछा गया है और क्या हमें लिखना है. देखो, कीवर्ड्स पहले तो क्वेश्चन में हम कीवर्ड फाइंड आउट करेंगे. यहां पे पहला जो वर्ड है दैट इज आपका डिस्कस. डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो जो हमारे पास इंडियन नेशनल जो मूवमेंट्स हुए हैं बिफोर 1947 है ना, प्री इंडिपेंडेंस, उनका रोल जो है आपको बताना है, समझाना है किसमें, दैट इज शेपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. तो भारत की जो विदेश नीति रही पोस्ट इंडिपेंडेंस, वो बोलता है कि वो विदेश नीति जो है, वो जो फॉरेन पॉलिसी रही, उसको शेप किया है किसने, उसको शेप किया है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स ने. इस बात को आपको डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड डिस्कस जो है आपका, ये क्या बोलता है, आपको क्या जरूरत, जब जहां भी वर्ड डिस्कस आता है उसमें क्या करने की जरूरत होती है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेटा कि आपको जरूरत है
एग्जामिन करने की कनेक्शन बिटवीन किसके। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से है कि एक चीज का इंपैक्ट दूसरे पे पूछ रहा है, सो यहाँ पे जो आप वर्ड डिस्कस देख रहे हो उसमें आप क्या बताओगे, उसमें आप बताओगे कनेक्शन बिटवीन किसके। आपको कनेक्शन बताना है इंडियन नेशनल मूवमेंट और साथ में किसके साथ उसका कनेक्शन, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस। ओके, यहाँ पे यही बोल रहा है एग्जामिनिंग द कनेक्शन बिटवीन, बोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल, तो जो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट था, और साथ ही साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन जो पॉलिसी थी इंडिया की, उनके बीच में। तो जब आप कनेक्शन फाइंड आउट कर लेते हो, देन आपके पास एक इंट्रोडक्शन भी जो है आपका बहुत अच्छा बन जाएगा कि क्या इंट्रोडक्शन रहने वाला है, एंड बॉडी पार्ट जो होगा आंसर का, ठीक है, तो वो जो है डिपेंड करेगा उस कनेक्शन के ऊपर, तब आप सेटिस्फाई करवा पाते हो अपने आंसर को। देन नेक्स्ट इसी के अंदर हम एक और चीज देखते हैं। आपको इस चीज का ध्यान देना है कि, वेट अ मिनट, यहां पे देखो बेटा कौन कौन सी चीजें जो है जिस पे आपको फोकस करना है, ठीक है, तो किस किस चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले बोलता है हाईलाइट हाउ दी आपका प्रिंसिपल इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दी फ्रीडम मूवमेंट। मतलब आप कनेक्शन तो तब बना पाओगे जब आपको ये पता होगा कि जब मूवमेंट चल रहा था, फ्रीडम मूवमेंट जो था, उस टाइम पीरियड में कौन से जो है आपके प्रिंसिपल्स जो है एमर्ज हुए, किस तरह की आइडियोलॉजीज थी, कौन कौन से लीडर्स थे, लीडर के किस तरह के जो है आपके आइडियाज थे। तो वो सारी चीजों को, उन सारे आइडियाज को जब हम कनेक्ट करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारी पॉलिसीज थी, अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी, उन पॉलिसी में क्या चीजें सिमिलर रही जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम में थी, या तो आइडियोलॉजी बेस्ड या फिर आपका कोई लीडरशिप बेस्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो है वो हाईलाइट करना है कि किस तरह से के प्रिंसिपल थे, कैसे वो इवॉल्व हुए फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम मूवमेंट के टाइम में। लाइक नॉन वायलेंस जो है गांधी जी का बहुत एक बड़ा प्रिंसिपल था, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स के अंदर जो है नॉन वायलेंस जो है वो अडॉप्ट करते थे। देन आपका एंटी कॉलोनियलिज्म, यस, हमने जो है फ्रीडम स्ट्रगल से पहले भी क्या किया था कि जो भी देश किसी को क्या कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है या कैप्चर कर रहा है, तो हमेशा से इंडिया जो था वो उसके अगेंस्ट ही रहा। ठीक है, देन नेक्स्ट आपने देखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हमने जो है साथ दिया था ब्रिटिशर का। वाई? क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि नाजी गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो डिक्टेटरशिप है और ब्रिटिशर जो है वो डेमोक्रेटिक सेटअप है। सो दैट्स व्हाई वी वर विद किसके, ब्रिटिशर, ठीक है, इन वर्ल्ड वॉर 2। तो इस तरह की जो है आइडियोलॉजी आपका एंटी कॉलोनियलिज्म, बेशक ब्रिटिश ने हमें कॉलोनी बनाया था बट दे वर प्रॉमिसिंग अस कि हमें वो आजादी दे देंगे इसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइनमेंट भी हमने जो है अडॉप्ट करा था। हम जो है किसी के भी साथ नहीं रह रहे थे। मतलब जब हम देखते हैं आपका प्री इंडिपेंडेंस, तो प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में आप देखते हो कि इंडियन जो लीडर्स थे, ठीक है, तो इंडियन लीडर जो है एक मिडल पाथ जो है हमेशा फॉलो करते थे। दैट मीन्स कि एक्सट्रीम साइड, एक्सट्रीम हाई, एक्सट्रीम लो साइड कहीं पर भी फॉलो नहीं किया जा रहा था। और मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस तरह की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। सिमिलर आइडियोलॉजी जो है वो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही जो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे लाइक जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने अडॉप्ट करा। ठीक है, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू का आइडियोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पीरियड में कैसा था, वो एक्सट्रीम ब्रिटिश के साथ भी नहीं थे, वो एक्सट्रीम ब्रिटिश के अगेंस्ट भी नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का जिस तरह का था तो वैसा नहीं था नेहरू का। आफ्टर दैट आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है एक आइडियोलॉजी इसी तरह की आती है, वो नेहरू ही लेके आते हैं। तो मतलब आपको क्या देखना है, पहले तो आपको कनेक्शन बिल्ड करना है। प्री इंडिपेंडेंस जो है किस तरह की चीजें हो रही थी, लीडर की आइडियोलॉजी क्या थी, आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, वो कौन सी आइडियोलॉजी के साथ मैच होता है। देन नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, शो कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियोलॉजी, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको ये जरूर दिखाना है कि जो प्री इंडिपेंडेंस में जो आइडियोलॉजी है वो किस तरह से इवॉल्व होती गई और कॉन्टिन्यूटी में जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस तक सिमिलर आइडियोलॉजी को फॉलो किया गया। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ आइडियोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप जो है आपको चेक करना है, लीडरशिप किस तरह का पहले था, आफ्टर दैट लीडरशिप जो है वो किस तरह का रहा। तो इन शॉर्ट हमें कनेक्शन बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन में, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में। जो प्री इंडिपेंडेंस मींस मूवमेंट के टाइम पीरियड में जो है लीडरशिप और उनके जो मूवमेंट थे उनकी आइडियोलॉजी, आइडियाज क्या थे, आफ्टर दैट क्या थे। ठीक है, चलो तो अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं। मैंने कहा था
दो अप्रोच में आपको समझाऊंगा सेम क्वेश्चन के, आप देखोगे कि किस तरह से अप्रोच बेस्ड इंट्रो, बॉडी पार्ट एज वेल एज कंक्लूजन बहुत डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट इन द सेंस कि उसका अलाइनमेंट जो है फिर वो सिमिलर होना होगा। अगर हम फर्स्ट अप्रोच जो है वो फॉलो कर रहे हैं, फर्स्ट जो आपका अप्रोच है दैट इज आपका आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, मतलब इस आंसर को लिखने के लिए मैं एक अप्रोच फॉलो कर रहा हूं और एक ही अप्रोच बेस्ड मेरा इंट्रो भी रहेगा, बॉडी पार्ट भी रहेगा, कंक्लूजन भी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम बच्चे क्या करते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो अलग आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, बॉडी पार्ट जो है वो अलग ही चला है, या फिर कोई मिक्स्ड अप्रोच चल रहा है ना, या फिर पहले कुछ फर्स्ट सेगमेंट जो था आपका मेजर पार्ट ऑफ आंसर का वो किसी दूसरे लाइन पे चला है, देन आफ्टर आप जब ड्यूरिंग कंक्लूजन जब आप आते हो कंक्लूड करते हुए आंसर को, देन लास्ट में आप किसी और आइडियोलॉजी पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है और ये बात ध्यान देनी है कि सिमिट्री आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर के अंदर सिमिट्री होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये जो आंसर होने वाला है ये आइडियोलॉजिकल और प्रिंसिपल बेस्ड होगा। तो प्रिंसिपल जिस तरह की थी, आइडियोलॉजी जिस तरह की थी उस टाइम पीरियड में, उसके बेस्ड ही पूरा आंसर होने वाला है। तो आप इंट्रोडक्शन अगर देखोगे तो इंट्रोडक्शन अगर इस प्रिंसिपल और आइडियोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन का हम लिखें तो ये फिलोसफिकल होने वाला है, क्योंकि आइडियोलॉजी इज फिलोसफिकल बेस्ड, तो फिलोसफिकल जो है इंट्रोडक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट एमर्ज इन अ वैक्यूम पोस्ट इंडिपेंडेंस, इट वाज डीपली रूटेड इन द एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन लेड ड्यूरिंग द बोलते हैं नेशनल मूवमेंट। तो दैट मीन्स इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इस तरह से नहीं बनी कि समहाउ एकदम से जो है कोई हमने फॉरेन पॉलिसी बना दी बिना किसी उसको आइडिया को लेके, है ना। तो यहाँ पे ये बोलता है कि यहाँ जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज डीप रूटेड किसके साथ? हमारी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, हमारे जो प्रिंसिपल्स थे, डीप रूटेड विद आपका आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी जो है जो हमारा एमर्ज हुआ है बोलता है ड्यूरिंग किस टाइम? एमर्ज हुआ है ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, देन यहां पे एक और चीज बोल रहा है कि एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल था दैट शेप्ड इंडियाज ग्लोबल आउटलुक बेस्ड ऑन पीस। हम जो क्या कर रहे थे, एंटी जो कॉलोनियल जो स्ट्रगल चल रहा था ड्यूरिंग 1940s, है ना, और आफ्टर 40s, तो उस टाइम पीरियड पे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी थी और 40 के टाइम पीरियड में जिस तरह का मूवमेंट चल रहा था, और इंडिया आजाद भी नहीं हुआ है बेशक 47 से पहले, बट इंडियंस जो थे, जो लीडर्स थे हमारे, उनका जो मानना था उस टाइम पीरियड पे, तो वही हमने जो है बाद में भी अडॉप्ट करा। तो वहां पे वो क्या बोलता है कि एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल था दैट शेप्ड इंडियाज ग्लोबल आउटलुक। किसके बेस पे इंडिया का जो है उसने शेप करा? ऑन द बेसिस ऑफ पीस। पीस जो है वो हमने उसमें अडॉप्ट करा, जस्टिस और आपका इक्वालिटी एंड सॉवेनिटी। तो दैट मीन्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है ये एक बेसिक, अच्छा इंट्रोडक्शन होता क्या है बेटा? इंट्रोडक्शन इज जस्ट क्या? ओवरव्यू ऑफ बॉडी पार्ट। आप बॉडी पार्ट में जो एक्सप्लेन करने वाली हो चीज उसका ओवरव्यू होता है इंट्रोडक्शन, है ना। तो यहाँ पर हम वही चीज देख रहे हैं कि आइडियोलॉजिकल बेस्ड बॉडी पार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी इसी तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, नंबर 1। अब सेकंड जो है हमारे पास इसी बेसिस पे बॉडी पार्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइडियोलॉजिकल बेस कैसा हमारा रहने वाला है इस क्वेश्चन का बॉडी पार्ट। तो फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट हेडिंग बोल रहा है एंटी कॉलोनियलिज्म एंड सपोर्ट फॉर लिबरेशन मूवमेंट। दैट मीन्स इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी था तो वो क्या, किस तरह का था? दैट वाज एंटी कॉलोनियलिज्म, और हम लिबरेशन को सपोर्ट कर रहे थे। वाई? क्यों हम कर रहे थे? क्योंकि यहां पे बोलता है कि लीडर लाइक नेहरू और गांधी जो है वो अपोज करते थे किसको? कॉलोनियलिज्म को। सो कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट थे हमारे जो लीडर्स थे, तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो अगेंस्ट थी कॉलोनियलिज्म के। आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने सपोर्ट करा, बहुत सारे अलग अलग जो देश जो हैं जो आज़ाद हुए, डिकोलोनाइज हुए, तो उनका जो इंडिपेंडेंस है उसको इंडिया सपोर्ट कर रहा था, है ना। क्यों? क्योंकि आइडियोलॉजी जो थी, मेजर जो हमारे मेन जो लीडर थे उनकी एंटी कॉलोनियलिज्म वाला आइडियोलॉजी था। ठीक, तो फॉरेन पॉलिसी उस तरह का था, दैट वाज अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। नेक्स्ट सेकंड जो है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट।
प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है ये आप देखोगे हमारा एक पॉलिसी रहा है ड्यूरिंग कब, कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आप देखोगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में जो चल रहा था ये कोल्ड वॉर, उस टाइम पीरियड पे इंडिया ने एक आइडियोलॉजी फॉलो करा, दैट वाज नेम। नेम वाज नॉन अलाइंड मूवमेंट। और ये भी जो है क्या था, नेहरू के द्वारा जो है आपका मेजरली मेनली जो है ये नेहरू के द्वारा लाया गया था, है ना, ये कॉन्सेप्ट नेम वाला। और ये कॉन्सेप्ट के पीछे भी आइडियोलॉजी थी क्या, कि इंडिया जो है किसी की पहले तो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी के भी इंटरनल अफेयर्स में, एंड किसी की सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेगा। सो दैट मीन्स जो पीस हमने एक आइडिया और एक हमारा आइडियोलॉजी था हमारे लीडर्स का, पीस, दैट वाज आपका प्री इंडिपेंडेंस जो एमर्ज हुआ था ड्यूरिंग हमारे जो स्ट्रगल्स थे उसमें, उस पीस आइडिया को हमने आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अडॉप्ट करा और उसको अपनी फॉरेन पॉलिसी में इनकलकेट करा। कहाँ पे, इन फॉर्म ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। नेक्स्ट नंबर थर्ड आप देख रहे हो, दैट इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस दैट मींस जहां पर हम देख रहे थे कि हमारी प्री इंडिपेंडेंस आपका जो आइडियोलॉजी था दैट वाज क्या, कि हर किसी की सॉवरेनिटी को क्या करना, रिस्पेक्ट करना, पीस मेंटेन करना, नॉन वायलेंस। तो ये जो सारी आइडियोलॉजीज थी ड्यूरिंग मूवमेंट, ये हमने बाद में भी अडॉप्ट करी और इनको हमने हमारी पॉलिसीज में भी इनकलकेट करा। और इन फॉर्म ऑफ आप पंचशील प्रिंसिपल देखोगे, पंचशील प्रिंसिपल दैट वाज साइंड बिटवीन किसके, चाइना एंड इंडिया। किसके ऊपर था, तिब्बत के ऊपर एक एग्रीमेंट था, जहां पे दोनों कंट्रीज क्या करती है, वो एक एग्रीमेंट साइन करती है कि नॉट टू इंटरफेयर किसके अंदर, दोनों के जो अपने इंटरनल अफेयर्स हैं उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है, तो पीसफुल ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर ये पंचशील जो आपका सिद्धांत था, पंचशील जो एग्रीमेंट था, ये भी हमारी एक फॉरेन पॉलिसी थी पोस्ट आपका इंडिपेंडेंस। बट ये भी किसको बताता है, हमारी प्री इंडिपेंडेंस आइडियोलॉजीज को। नंबर नेक्स्ट दैट इज आपका रिस्पेक्ट फॉर दी सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉस। ठीक है, तो इनिशियल जब मूवमेंट्स चल रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के, ड्यूरिंग दैट टाइम इंडिया जो है वो ब्रिटिश लॉज को जो है पूरी तरह से फॉलो करता था, है ना। मूवमेंट के दौरान भी हमेशा गांधी जी ने क्या कहा कि हम जो है क्या करेंगे, नॉन वायलेंस से जवाब देंगे, ठीक है, और किसी भी तरह का जो है गवर्नमेंट जो रूल्स हैं उनको क्या नहीं किया जाएगा, डिसोबे नहीं किया जाएगा। अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, जैसे चौरा चौरी आपने देखा होगा, तो गांधी जी ने नॉन आपका कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। तो इस तरह के जो आपके आइडियाज़ थे, हमारे जो लीडर्स थे उनके मूवमेंट के अंदर जो आइडियाज़ थे, सिमिलर आइडियाज़ को हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस भी अडॉप्ट करा। और वो कहाँ देखा गया कि हमने जो है इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनका जो चार्टर था, ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स थे, उनको जो है क्या करा, फॉलो करा, ठीक है, अडॉप्ट करा। तो कंक्लूजन इसी क्वेश्चन में जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो हमेशा याद रखना कि कंक्लूजन जो है वो एक बैलेंस जो है अप्रोच के साथ आएगा। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ कैसे, लाइक ये बोलता है इंडियन नेशनल मूवमेंट इन्फ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी विद आपका मॉरल स्ट्रेंथ। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट ने यहां पे क्या करा, इन्फ्यूज करा फॉरेन पॉलिसी को, किस तरह से बोलता है, विद मॉरल स्ट्रेंथ। तो मॉरल स्ट्रेंथ दैट मींस हमारी फॉरेन पॉलिसी में मॉरल ग्राउंड जो है वो जो देखा गया है वो नेशनल मूवमेंट के आइडियाज के बेसिस पे देखा गया है। ठीक है, जो भी फॉरेन पॉलिसी है वो मॉरल ग्राउंड पे इंडिया की रही है पोस्ट इंडिपेंडेंस और टिल नाउ, तो वो इस बेसिस पे रही है, एंटी इंपीरियलिस्टिक। ठीक है, तो एंटी इंपीरियलिस्टिक हमारी पॉलिसी रही है। जब भी जिस भी जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में क्या, कि जो आपका ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं हम, जो है बात करते हैं जो आपके क्या है, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उनके डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन। तो ये जो सारी चीजें हैं दैट इज एंटी क्या, इंपीरियलिस्टिक। ठीक है, तो मतलब कुछ पर्टिकुलर कुछ देशों का ही किसी जगह पे कंट्रोल ना हो, सबका जो है पार्टिसिपेशन हो। तो ये इंडिया की आइडियोलॉजी बहुत पहले से रही है। ठीक है, जब हमने ड्यूरिंग आवर मूवमेंट टाइम
आफ्टर दैट भी प्रेजेंट टाइम में भी हम सिमिलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, ठीक है। सो दैट्स इट, इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ हमारा आंसर कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को बेटा एक दूसरे अप्रोच के बेसिस पे भी हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को किस तरह से देखो, सेकंड जो स्टाइल होगा वो है आपका क्रोनोलॉजिकल और लीडरशिप बेस्ड अप्रोच। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आइडियोलॉजी बेस्ड हो सकता है, एंड आइडियोलॉजी जो है वो सिमिलर हो सकती है बहुत सारे नंबर ऑफ लीडर्स का, ठीक है। आइडियोलॉजी जो है वो 2-3 हो सकती है जो हम पढ़ते हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर लास्ट फेज में। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं लीडरशिप बेस्ड, इस आंसर को अगर टैकल करना हो तो दैट मीन्स आप पर्टिकुलर लीडर का क्या जो है आइडिया था, पर्टिकुलर लीडर का आइडियोलॉजी क्या था, तो उस लीडर की आइडियोलॉजी किस तरह से पहले काम कर रही थी, आफ्टर दैट वो लीडर जो है किस तरह से रोल प्ले करता है किसी पर्टिकुलर फॉरेन पॉलिसी के अंदर। तो इस तरह से भी इसको हम टैकल कर सकते हैं इस आंसर को। मतलब आंसर के अंदर जो है लीडर बेस्ड जो है हम डिस्कशन करेंगे कि ये लीडर का क्या रोल रहा पहले और बाद में, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन जो है वो भी इस तरह का चेंज हो जाएगा, लीडरशिप बेस्ड। अगर पूरा मैंने आपको बोला था अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर ही लीडरशिप बेस्ड आप अप्रोच के साथ चल रहे हो देन इंट्रोडक्शन शुड आल्सो बी लीडरशिप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीडरशिप, ठीक है। सो कैसे, जैसे बोल रहा है द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाज लेड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पीरियड में ही बोलता है हमने क्या कर दिया है, फाउंडेशन रख दिया था फॉरेन पॉलिसी का इंडिया की, स्पेशली अंडर द आइडियोलॉजी, आपका आइडियोलॉजिकल गाइडेंस ऑफ लीडर्स लाइक। अब देखो यहाँ पे मैंने नाम मेंशन करना शुरू कर दिया है लीडर्स का, क्योंकि आंसर में बॉडी पार्ट में इस तरह से ही मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या बोलता है, गाइडेंस ऑफ लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एटसेट्रा, ठीक है। सो देयर इंटरनेशनल engagement and principles became the pillar of Indian external relation affairs, ठीक है। तो इनके जो आइडियाज थे, इनके जो आपके रिलेशंस थे इंटरनेशनल, तो वो सारी चीज़ों ने इम्पैक्ट डाला है हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा इस अप्रोच के बेस्ड खत्म, इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट, इसमें बॉडी पार्ट भी फिर क्या आएगा, बॉडी पार्ट भी सिमिलर रहेगा, लीडरशिप बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। जिसमें हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले गांधी जी का क्या इन्फ्लुएंस रहा, गांधी जी के क्या क्या जो है आइडिया थे, देन इसी बेसिस पे हमने क्या करा, हमारी जो डिप्लोमेसी थी आज के टाइम में, जो इंडिया का सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ किसके, आइडिया ऑफ गांधी जी। सो गांधी जी इन्फ्लुएंस जो है इस तरह से देखा गया है, क्योंकि गांधी जी जो है वो नेशनल मूवमेंट जो मैक्सिमम हुए हैं आपका लेट, आपका ये जो ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस और नियर टू इंडिपेंडेंस, ठीक है, आफ्टर 1920s और के बाद जितने भी मूवमेंट हुए मेजरली गांधी जी के द्वारा ही हुए हैं। तो है ना, ये मूवमेंट के अंदर गांधी जी के जो मूवमेंट है दैट दे वर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी। सो दैट्स व्हाई कि हम यहाँ पे इस तरह से लीडरशिप बेस्ड भी क्या कर सकते हैं, इसको टैकल कर सकते हैं। हम रिलेट करेंगे लीडर को विद मूवमेंट, मूवमेंट के अंदर लीडर का आइडिया, आइडियोलॉजी। आफ्टर दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस हम जो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं किसी भी तरह की ऑन द बेसिस ऑफ दैट आइडिया। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगा, इंटरलिंकिंग किसका, मूवमेंट का विद किसके, जो पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, दैट्स इट। नेक्स्ट, नेहरू का क्या, नेहरू के जो आपका इंटरनेशनलिज्म का सिद्धांत था कि नेहरू जी का मानना था क्या कि कॉपरेशन होना चाहिए सबके बीच, सबको साथ लेके चलना। तो इस तरह की जो बात थी, नेहरू का इंटरनेशनलिज्म जो आइडिया था, उससे भी हम देखने को मिलते हैं कि पैन एशिया जो यूनिटी है, हम जो बात करते हैं क्या कि ग्लोबल साउथ की, हम जो बात करते हैं किसकी, जो आसियान जो है देश उनके साथ कॉपरेशन की, दैट मीन्स हम जो कलेक्टिव हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम दिखाते हैं नेचर, और एक कॉपरेशन जो हम दिखाते हैं, कोऑर्डिनेशन की जो हम बात करते हैं, तो वो हमें यहाँ से देखने को मिलता है नेहरूज इंटरनेशनलिज्म से, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसी के अंदर हमने नेम जो है ये भी हमने इसी बेसिस पे अडॉप्ट करा था, है ना, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। देन लेगेसी ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का लेगेसी आज प्रेजेंट टाइम में बहुत काम आ रहा है। सुभाष चंद्र बोस के आइडियाज जो है आज के टाइम में बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉलिसी को प्रेजेंट टाइम पीरियड में। देखो किस तरह से यहाँ पे ये बोल रहा है, हिज इंटरनेशनल अलायंस शोड इंडियाज राइट टू एंगेज इन किसमें, रियल
पॉलिटिक्स व्हेन नीडेड। तो मतलब ये हुआ बेटा कि यहां पे ये बताता है कि इंडिया का जो इंटरनेशनल अलायंस है दैट शोड इंडियाज राइट टू एंगेज इन रियल पॉलिटिक्स। मतलब जब जरूरत होगी एंगेजमेंट की जिस तरह की, तो उस समय इंडिया अब जो पॉलिसी अडॉप्ट करता है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ हमारा अलग तरह का पॉलिसी है, बांग्लादेश के साथ हमारा अलग है, यूएस के साथ अलग है, रशिया के साथ अलग है। तो ये जो आपका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है विद डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी में आईआर में आप पढ़ते हैं, तो वो जो आइडिया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ किसके, सुभाष चंद्र बोस का जो आइडिया था, सुभाष चंद्र बोस की जो है लेगेसी, उससे हमें ये आइडिया, मतलब उसका इम्पैक्ट ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, बैलेंस्ड आइडियलिज्म विद आपका असर्टिवनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द आइडिया ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बैलेंस्ड आइडियलिज्म विद असर्टिवनेस। ठीक है, जहां पे हम देखते हैं 1971 में हमने क्या करा, पहले समझौता भी करा, फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉर हुआ, आफ्टर दैट फिर एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, तो इस तरह से प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं अभी पाकिस्तान के साथ जिस तरह का चल रहा है टसल, देन उसके बाद बैकडोर में हम क्या कर रहे हैं, आपका टेबल टॉक भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये बताती हैं आइडियोलॉजी किसकी, सुभाष चंद्र बोस की। देन नेक्स्ट डी जो रहने वाला है दैट इज रिफ्लेक्शन इन अर्ली पॉलिसी डिसीजंस। तो बहुत सारे जो हमारे क्या है, जो मतलब पॉलिसीज हैं उनके अंदर जो रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, वो जो पहले पॉलिसीज हमने कुछ अडॉप्ट करी थी प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी उनका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन इसका भी इसी जैसा होगा जैसा मैंने बोला था कि लीडरशिप बेस्ड इंट्रोडक्शन है, बॉडी पार्ट है, तो कंक्लूड भी वैसे ही करना पड़ेगा आपको। यहां पे बोलता है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल शेप्ड नॉट जस्ट इट्स क्या डोमेस्टिक डेमोक्रेसी बट इट्स ग्लोबल चार्टर। ठीक है, तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है बेटा, वो सिर्फ क्या इंडिया की डेमोक्रेसी को, डोमेस्टिक डेमोक्रेसी को शेप नहीं करा है उसने, उसने पूरे ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया का जिस तरह का क्या है रिलेशन है उसको शेप करा है, दैट मीन्स पॉलिसी को शेप करा है। तो थोड़ा सा वर्डिंग उस तरह का लिखा है। देन बोलते हैं रूटेड इन द वैल्यू बट नॉट डिवाइड ऑफ आपका रियलिज्म, इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिमेनिंग अ ब्लेंड ऑफ गांधीयन एथिक्स एंड नेहरूवियन प्रैग्मेटिज्म। तो देखो कंक्लूड कैसे करें, आपको दो तीन लीडर का जो है जिस तरह की आइडियाज हैं, बिकॉज आवर फॉरेन पॉलिसी इज नॉट डिपेंडेंट और इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिंगल लीडर और द पॉलिसी और द आइडिया ऑफ सिंगल लीडर। ठीक है, तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज अ ब्लेंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजी, ब्लेंड ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी, ब्लेंड ऑफ नेहरूवियन आइडियोलॉजी, ऑल दो ब्लेंड ऑफ आपका पटेल्स आइडियोलॉजी। तो जो भी मेजर जो भी लीडर्स रहे हैं लेट आपका ये 40s के टाइम पीरियड में, जिनका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, तो उनकी आइडियोलॉजी का ब्लेंड है हमारा फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंक्लूड करना है लीडरशिप बेस्ड, दैट्स इट। तो यहाँ ये खत्म हो जाता है। देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखो जल्दी से आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा द मर्जर विद द आपका इंडियन यूनियन वाज एन एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी टू द प्रिंसली स्टेट, एलैबोरेट। आपको पूछ रहा है कि जो मर्जर था किसका, प्रिंसली स्टेट का, किसमें, भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में, वो बोलते हैं क्या हुआ था, एक्सटेंशन था किसका, डेमोक्रेसी का, किसके अंदर, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। तो इस बात को आपको एलेबोरेट करना है। अगेन वही चीज पहले ध्यान देनी है, कीवर्ड्स को छांटना है, एंड कीवर्ड्स के अंदर आपको ध्यान देना है कौन सा जो वर्ड है वो उस क्वेश्चन के विद रिस्पेक्ट किस तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो यहां पे जो कीवर्ड है दैट इज एलेबोरेट। तो एलेबोरेट जो है क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में, इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि इस क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड एलेबोरेट है उसका मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में किस चीज को, जो आपको आर्ग्यूमेंट आप दे रहे हो किसके लिए, कि हाँ ऐसा हुआ कि जो मर्जर हुआ इंडियन यूनियन में किसका, प्रिंसली स्टेट्स का, वो एक डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन था। उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको एलेबोरेट करना है कि हाँ ये चीज हुई, ये चीज हुई। बट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना, जब एलेबोरेट करते हैं तो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए लॉजिकल, बट उसको सपोर्ट करता होना चाहिए एग्जाम्पल। तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं कि जब कोई चीज ये कहता है कि ये पहले ऐसा इस वजह से ये हुआ,
ठीक है, या फिर हमने ये काम करा तो वो जो काम करा उसका इम्पैक्ट ये हुआ, तो आपको जो इम्पैक्ट हुआ आप बताओगे कि हाँ ये इम्पैक्ट हुआ इस वजह से, लेकिन उस इम्पैक्ट को आपको प्रूफ करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट होना चाहिए और उसी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करता हुआ एक रेलेवेंट एग्जाम्पल होना चाहिए जो भी आप दोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। अब नेक्स्ट इसी चीज में एक और चीज का ध्यान देते हैं, एक और चीज का आपको ध्यान देना है, दैट इज कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक है एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये पता होना चाहिए पहले तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस क्वेश्चन। क्या एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या पूछ रहा है वो, कौन, एग्जामिनर। तो एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे जो बात कर रहा है उसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसली स्टेट जो है वो पहले क्या थे, वो राजा के कंट्रोल में थे, राजा का शासन चल रहा था, मोनार्क का रूल था। सो मतलब वो मोनार्क रूल से एक डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए जो आपका ट्रांसफर है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। वही आपको समझाना है किस तरह से जो है एक्सटेंशन हुआ, किस तरह से जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में जो है आपका चेंज हुआ। ठीक है, तो वो है आपका मोनार्किकल सिस्टम से आपका डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ जो आपका ट्रांसफर था। देन नेक्स्ट जो है दैट इज कि क्या आपसे एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि प्रिंसली स्टेट्स जो है वो 1947 से पहले कैसे रह रहे थे, किस तरह से चल रहा था। क्यों आपको ये बताना है, बिकॉज आपको कंपेयर करना है ना दो चीज़ों को, कि हमने डेमोक्रेसी जो है ये मर्जर के बाद जो है वो डेमोक्रेसी का एक्सटेंशन हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा पहले कैसा था, कि डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं था, अगर नहीं था तो किस तरह का था और कैसा था। तो दैट मीन्स ये आपको पता होना चाहिए बिफोर 1947, बिफोर मर्जर। देन हाउ देयर मर्जर चेंज दी आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मर्जर के बाद क्या चेंज हुआ, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, ये भी पता होना चाहिए। देन थर्ड वन जो है दैट इज डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड पोस्ट मर्जर। ठीक है, तो मर्जर के बाद जो सेटअप वहां आया, जिस तरह का इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो वो भी आपको समझाना पड़ेगा कि किस तरह से वहां डेमोक्रेटिक सेटअप जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट। अब इसी के अंदर हम फिर से दो तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ठीक है, आने वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलग अप्रोच भी मैं फॉलो करूंगा, तो अभी मैं स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन में दो तरह के जो मैंने अप्रोच बताए हैं उस पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा अलग तरह के अप्रोच को भी आपके साथ समझाऊंगा। एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन के अंदर 4-5 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम अप्रोच समझ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो अप्रोच हम फॉलो करने वाले हैं इसके अंदर, वो आप देखोगे, वेट अ मिनट, ओके। तो देखो पहला जो अप्रोच इसके अंदर हम फॉलो करने वाले हैं दैट इज आपका थीमेटिक एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अप्रोच। तो थीमेटिक एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या है, हम देखेंगे कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट पहले कैसे थे बाद में कैसे हुए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हम क्या करने वाले हैं, इसको डिफरेंस देखने वाले हैं और उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर इंट्रोडक्शन देख लो, पॉलिटिकल ट्रांसफर ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल कैसा बनता है। तो यहाँ पे बोलते हैं बिफोर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट जो है दे आपका रिप्रेजेंटेड ऑटोक्रेटिक रूल। तो किस तरह का रूल चल रहा था, ऑटोक्रेटिक, वेयर रूलर्स वर्ड वाज लॉ। तो मतलब मेजर जो पावर था दैट वाज इन ऑन द हैंड और इन द हैंड ऑफ रूलर्स। ठीक है, देन आफ्टर मर्जर ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और एक डेमोक्रेटिक सेटअप आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हुआ दैट वाज फ्रॉम मोनार्की टू डेमोक्रेसी। ठीक है, देन एंश्योरिंग दैट देयर सब्जेक्ट एंजॉयड राइट्स, उनको अधिकार जो है मिलना शुरू हुए बाद में, देन रिप्रेजेंटेशन एंड द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखते हुए डेमोक्रेटिक सेटअप एस्टेब्लिश हुआ था जहां पे उन्हें ये सारी चीजें जो है मिली थी।
ठीक है, किन्हें? जो लोग प्रिंसली स्टेट के थे उनको। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर ये सारी चीजें हैं, तो ये उनको मिल रहा था। सो दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि हाँ, कि एक मोनार्किकल सेटअप से हम डेमोक्रेटिक सेटअप की तरफ लेके गए आफ्टर मर्जर प्रिंसली स्टेट्स को। तो इंट्रोडक्शन इस तरह का होने वाला है इस थीम के बेसिस पे। नेक्स्ट, इसी थीम के बेसिस पे बॉडी पार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप बेस्ड ही हम बॉडी पार्ट भी देखेंगे। तो बोलेगा एंड हुआ मोनार्किकल रूल का, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास बिफोर इंडिपेंडेंस 560 जो आपका 565 रियासतें थी, एंड ड्यूरिंग आपका जब हम देश आज़ाद हुआ और मर्जर हुआ तो 552 राउंड अबाउट रियासतें इंडिया के अंदर मर्ज हुई थी। तो इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे ये बोलता है कि कैसे मोनार्किकल जो रूल है वहाँ एंड हुआ, जो इंस्टीट्यूशनल जो चेंज हुआ। सेकंड बोलता है इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही वो मर्ज होते हैं तो इनका यहाँ पे क्या होगा, प्रिंसली स्टेट्स जो थे आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट जो आपके 26 जनवरी 1950 को जो है टेम्परेरी स्टेट्स बने थे अंडर पार्ट ए बी सी डी। तो उसके अंदर जब हम पढ़ते हैं पार्ट बी स्टेट्स, वो सारे के सारे पार्ट बी स्टेट कौन थे, देवर प्रिंसली स्टेट्स बिफोर आपका, और ड्यूरिंग बिफोर मर्जर देवर प्रिंसली स्टेट्स। अभी वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी हमने क्या कर दिया, हमने उनको लेजिस्लेटिव असेंबली दिया, इलेक्शन हुए वहां पे, प्रॉपर विधानसभा जो है बिठाई गई। तो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है कि इंट्रोड्यूस किया गया है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को रदर देन क्या, मोनार्किकल रूल। ठीक है, सो यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। अब यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट के अंदर पहले क्या होता था, जो प्रीवी काउंसिल्स होती थी, जो मोनार्क जो आपका क्वीन थी, उसका मतलब जुडिशियल सिस्टम चल रहा था, है ना, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। तो वो जुडिशियल सिस्टम को हटा के हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडियन जुडिशरी को जो है क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो और इंडियन जुडिशरी और मोनार्किकल जुडिशरी जो है दोनों का काम करने का तरीका अलग, एक डेमोक्रेटिक बेस था, ठीक है, और दूसरा मोनार्किकल था। तो वहां पर जो है वो रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया जाता था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हाँ, डेमोक्रेटिक एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, आफ्टर मर्जर। तो ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेंज, क्या हुआ इंस्टीट्यूशनल चेंज, कि रॉयल जो आपका कोर्ट था उसको शिफ्ट किया गया विद इंडियन जुडिशरी के, है ना। तो फेडरल कोर्ट जो 35 में आया था, देन सुप्रीम कोर्ट बना था, एंड सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट्स बने थे स्टेट्स में, ठीक। देन नेक्स्ट, नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो यहां पर एक और चीज हम देखने को मिल रहा है, दैट इज कि नेशनल यूनिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो आपका ट्रांसफर होता है। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल चेंजेस था। कैसा कि हम देखते हैं कि प्रिंसली स्टेट जो है देवर फ्रेगमेंटेड आपका स्टेट, और सेंट्रलाइज थे अपने आप को ही, मतलब सुपीरियोरिटी उसका जो था वो इंडिविजुअल और एक पर्टिकुलर स्टेट बेस्ड था, ठीक है, एक नेशन बेस्ड नहीं था। तो वहां पे, और यहाँ पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है कि जो प्रिंसिपल जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उसके अंदर क्या था कि जो राजा के खास लोग थे उनको ही क्या दिया जाता था, बहुत सारे राइट्स, लेकिन जो आम आदमी है उसको कोई राइट्स नहीं थे। सो बट हम जब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो शिफ्ट होता है, दैट वाज कि जो आपका ग्रास रूट लेवल जो पीपल है, तो उनका भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है किसमें, आपका डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, ठीक है। थ्रू इलेक्शन हो गया, ठीक है, आपका इलेक्शन के थ्रू जो है वो हर एक लोग का जो है पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ, उसके थ्रू भी जो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटर के अंदर, चाहे हम लेजिस्लेचर की बात करें तो उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन जो है आम नागरिक का जो है सुनिश्चित किया गया। तो इस तरह से बिफोर 1947 और बिफोर मर्जर और आफ्टर मर्जर जो है आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हुए हैं, जो कि बताते हैं कि यहाँ पर मर्जर जो है वो एक्सटेंड करता है किसको, डेमोक्रेसी को, ठीक है। देन कंक्लूड भी सिमिलर पैटर्न बेस्ड ही हम इसको करेंगे, ठीक है। आप एक बार इसको पढ़ लीजिए, तो सिमिलर बेस्ड ही इसका कंक्लूजन भी किया जा रहा है। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज आपका क्रोनोलॉजिकल एंड पीपल सेंट्रिक अप्रोच। ओके, सो क्रोनोलॉजिकल और पीपल सेंट्रिक अप्रोच में हम देखेंगे कि पर्टिकुलर जो आपका क्या है, जो अप्रोच है वो किसी पर्टिकुलर मतलब जो नंबर ऑफ पीपल है उनके बेस्ड हम फॉलो करने वाले। दैट मीन्स कि जो कुछ जो लोग थे, कितना परसेंट लोग था, कितने परसेंट लोग को जो है किस तरह के राइट्स मिल रहे थे, पहले कितने परसेंट, दैट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है वो डिस्कशन होने वाला है इस
पर्टिकुलर आंसर के अंदर। पहले हमने इंस्टीट्यूशनल बेसिस देखा चेंजेस, बाद में हम पीपल सेंट्रिक अप्रोच के अंदर इस तरह से देखेंगे। तो डाटा जो है वो बहुत काम आने वाला होता है इस तरह के आंसर्स के अंदर, आपको डाटा याद होना चाहिए, डाटा लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, बोलते हैं व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नियरली 40% ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्ड अंडर द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। वेयर बोलते हैं पीपल हैड नो से इन गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में कोई उनका रोल नहीं था, उनका कोई वहां पे कोई सुनता ही नहीं था, है ना। देयर मर्जर इनटू द इंडियन यूनियन डिड नॉट जस्ट रीड्रॉ द मैप, तो सिर्फ मैप चेंज नहीं हुआ मर्जर के बाद, तो ये बोलता है इट ब्राउट मिलियंस अंडर, कौन से सेटअप के अंडर, अंडर डेमोक्रेसी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे पीपल सेंट्रिक अप्रोच पे हम इस तरह से बात करें, हम नंबर्स की बात करते हैं, हम नंबर ऑफ पीपल जो है किस तरह से शिफ्ट हुए, किस तरह से चेंज हुए, क्या उनके लाइफ में चेंजेस आए, तो इस तरह की अप्रोच को हम बोलते हैं, दैट इज अप्रोच कौन सा, पीपल सेंट्रिक अप्रोच, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। इसी के बॉडी पार्ट में अगर आप देखोगे बेटा, तो इसी तरह के हम जो है इसका बॉडी पार्ट भी लिखने वाले हैं। तो बोलते हैं बिफोर मर्जर जो है वो किस तरह से चल रहा था, किस तरह से जो है लोगों को कौन कौन से राइट मिल रहे थे, देन आफ्टर दैट जो है वो लोगों को किस तरह के चेंजेस हुए राइट में। देन इसी के अंदर रोल ऑफ इंडियन स्टेट पोस्ट मर्जर, तो इंडियन स्टेट पोस्ट मर्जर जो है उनका किस तरह का रोल था, ठीक है। देन इसी के अंदर बोल रहा है क्या, डेमोक्रेटाइजेशन एट आपका ग्रास रूट लेवल, वही पीपल सेंट्रिक अप्रोच में ये भी चीज आ रही है कि पहले जो है लोगों को डेमोक्रेसी के अंदर उनका कोई रोल नहीं था ज्यादातर लोगों का, बट आफ्टर मर्जर हम देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश हो रहा है, अलग अलग कमेटीज के अंदर जो है हम देखते हैं राजस्थान के अंदर पहला लोकल गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिश हुआ था। देन लोकसभा 51 से तो हमारा जो है विधानसभा के इलेक्शन जो है कुछ स्टेट्स में होना शुरू हो गए थे। 1951-52 के टाइम पीरियड में जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जो लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, तो यहाँ पे ये पीपल सेंट्रिक चेंजेस किस तरह से हुए तो वो भी बता रहा है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन यूनिट क्या है, दैट इज पीपल, सिटीजन, है ना, सिटीजन ऑफ द नेशन। और सिटीजन ऑफ नेशन का क्या, पार्टिसिपेशन इन किस में, गवर्नेंस, दैट इज डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रहा है, तो पीपल सेंट्रिक में हम लोगों के बेसिस पे और लोगों के नंबर ऑफ पीपल के लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो उस तरह की जो है अप्रोच फॉलो करते हैं। सिमिलर बेस्ड आपको इसको कंक्लूड भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो सवाल क्या बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है बेटा कि आपको डिस्कस करना है इंपैक्ट किसका, कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज का, मतलब जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम पीरियड प्री इंडिपेंडेंस, उन इकोनॉमिक पॉलिसी का इंपैक्ट आपको बताना है किसके ऊपर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के ऊपर। दैट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारी जो पॉलिसीज रही इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो उन पॉलिसी के ऊपर आपको इंपैक्ट समझाना है। जो प्री इंडिपेंडेंस जो पॉलिसी थी ब्रिटिश टाइम पीरियड की, उनका क्या रहा। हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को क्लब कर दिया। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, जहां पे दो सब्जेक्ट को इंटरलिंक किया जाएगा जो लिंक हो रहे होते हैं। लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री को इंटरलिंक किया जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री लिंक होगा विद आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न जो है लास्ट फेज का वो इंटरनेशनल रिलेशन। तो इस तरह से लिंक होते हैं सारे सब्जेक्ट, तो इंटरलिंकेज जो है वो उसकी क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे ये बोल, इसका इंट्रोडक्शन अगर देखोगे दैट इज आपका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन आप अगर लिख रहे हो, तो सबसे पहले कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज जो ब्रिटिश टाइम पीरियड की थी, दे वर आपका डेजिग्नेटेड बाय टू सर्व किसके लिए, इंपीरियल इंटरेस्ट। हम देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि जितनी भी पॉलिसीज थी वो उसके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए थी कंपनी के, ठीक है। देन यहाँ पे एक और चीज है, नॉट आपका इंडिजिनियस डेवलपमेंट, मतलब वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, दे वर फॉर आपका एम्पायर्स डेवलपमेंट और ब्रिटिश एम्पायर्स डेवलपमेंट, ठीक। तो इस तरह से दिस लेड टू दी आपका दी डिस्टॉर्टेड कैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो आपका एक डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एक प्रॉपर इकोनॉमिक, इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही हैं, प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, सेकेंडरी भी हो रहा है, टर्शरी भी हो रहा है। तो इस तरह का एक प्रॉपर जो आपका सिक्वेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, ठीक है। कहाँ पर, लास्ट जो आपका टाइम था इंडिपेंडेंस का उस टाइम पे, क्यों, बिकॉज उसी टाइम पीरियड पे जो पॉलिसीज चल रही थी ब्रिटिशर्स की, तो वो किस तरह की थी, वो अपना सेंट्रिक था टुवर्ड ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है। तो उनका जब हम देखते हैं एट इंडिपेंडेंस इंडिया इनहेरिटेड अ फ्रेजाइल इकोनॉमी, तो
अब जब इस तरह की पॉलिसी फॉलो की जा रही है 200 सालों से, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पे इकोनॉमी जो है वो पूरी जर्जर हालत में, फ्रेजाइल है। सो आफ्टर फिर हम उसी पॉलिसी का इम्पैक्ट जब इंडिया के ऊपर देखेंगे, तो वो इम्पैक्ट किस तरह का होगा, कैसा होगा, तो वो कैसा होगा, वीक इकोनॉमी है, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है तो क्या होगा, किस तरह की पॉलिसी हम फॉलो करेंगे, हमारा जो ट्रेड है वो किस तरह का रहेगा, तो वो एक्सपोर्ट बेस्ड होगा कि नहीं होगा, है ना, हम नॉट नॉट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बेस्ड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अपने पास हम सेल्फ सफिशिएंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमें ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब इंट्रोडक्शन पहला ये जो आपका होगा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो इस तरह का होगा। अगर डेटा बेस्ड इंपैक्ट आपको बताना है, देन आप डेटा बेस्ड बता सकते हो कि कितना परसेंट जो है क्या था बिफोर इंडिपेंडेंस, जो है आपका इंडिया से किस तरह से ट्रेड किया जा रहा था, कितना इंडिया जो है पर पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जो है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी जो है वो 60% राउंड अबाउट जो है कंट्रीब्यूट करता था। आफ्टर दैट धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन करता गया। देन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में कंट्रीब्यूशन जो था इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर इंडियन इकोनॉमी का, वो कितना परसेंट डिक्लाइन हुआ, ठीक है। उसी पर्टिकुलर चीज पे जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस कंडीशन क्या था इंडिया का। तो 1947 के बाद अगर आप कंडीशन की बात करते हो इंडिया का इकोनॉमी की कंडीशन की, दैट वाज आपका इंडिया में आप देखोगे लिटरेसी रेट जो था दैट वाज जस्ट 12%। तो लिटरेसी रेट वाज जस्ट 12% और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी दैट वाज ओनली 35 ईयर्स। तो इस तरह की कंडीशन जो है इंडिया की हो रखी थी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, तो आप देखोगे कि इंडियन ब्रिटिश पॉलिसी ने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करा, ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिया जो है बहुत बड़े आपका डेट में चला गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो हम बॉडी पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उनको आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ चीज़ों को ओवरव्यू करना है। देन मेन बॉडी पार्ट आप देखोगे तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। इस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हम देखते हैं कि वापस से हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस इनिशिएट करना पड़ा था अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट करे, जिसके अंदर हमने पहले स्टार्ट करा प्राइमरी सेक्टर को एमर्ज करना। तो वो जो पॉलिसीज थी इकोनॉमिक पॉलिसी पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो वो जो है प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे पास पॉलिसीज थी ब्रिटिशर की इकोनॉमिक, उनका ही एक क्या देखने को मिलता है, उनका इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा इस आंसर के अंदर आप इस तरह से ये पॉइंट्स को देख लो और इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर आंसर को, ठीक है। देन कंक्लूजन भी दो अप्रोचेस बेस्ड है, तो दोनों का अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन तो है वो मतलब सिमिलर लाइक है, जस्ट आपको समझ आना चाहिए कि किस तरह का हमें करना है, मेन मोटो वो है। तो हाउ डिड द लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट शेप द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन बोल रहा है किस तरह से कौन मतलब हाउ डिड द लेगेसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की जो लेगेसी रही है उसने किस तरह से शेप करा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। अभी देखो पहले हमने देखा था कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो आपका लेगेसी था उसने शेप करा आपका रिलेशंस को, इंटरनेशनल जो रिलेशन थे पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पे लेकिन पूछ रहा है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किस तरह से शेप करा उसने। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे हम देखते हैं मेजरली ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था और प्रेम्बल, तो उसके जो आइडियाज थे तो वो आइडिया सारे के सारे किसके अंदर थे, जो हमारे प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे पास जो लीडर्स थे उनकी जो आइडियाज़ थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, तो उनके आइडियोलॉजी के बेस्ड हम इसके अंदर भी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको समझाया कि इंटर रिलेशन आपको बनाना है, आपको देखना है कि पहले क्या था एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, और आइडियाज़ और आइडियोलॉजी क्या थी मूवमेंट के टाइम पीरियड में, और वो पर्टिकुलर आइडिया और आइडियोलॉजी हमने कैसे जो है यहाँ पे अडॉप्ट करी है। लाइक हमने किस तरह से जो है अडॉप्ट करा है सॉवेरेनिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्योंकि हम बहुत पहले से मांग रहे थे क्या स्वराज, तो वो स्वराज का आइडियोलॉजी इन टर्म ऑफ हम देखते हैं सॉवरेन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं सॉवेरेनिटी। हम जो है मांग रहे थे क्या, हम राइट्स मांग रहे थे
लोअर क्लास तक के लेवल के लिए, है ना। तो हम जो है पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे थे, तो हमने अडॉप्ट करा क्या, हमने इक्वालिटी अडॉप्ट करा, हमने लिबर्टी अडॉप्ट करा, ठीक है। हमने अडॉप्ट करा क्या, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सेटअप, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो हमारा जो आइडियोलॉजी थी, उन सारी आइडियोलॉजी को हमने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैसे जो है उन आइडियोलॉजी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपका क्या होता है, बिल्ट अप होता है। तो वो इस चीज के अंदर हमारे को समझाना है, ठीक है। ओके, सो ये चीज बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से ही टैकल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th। एग्जामिन द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ आपका पार्टीशन ऑन इंडिया। आपको बताना है कि जो 1947 हम देखते हैं आपका माउंट बैटन प्लान, उसके अंदर जब आपका क्या होता है, इंडिया का पार्टीशन होता है, उस पार्टीशन का आपको कॉन्सिक्वेंस जो है समझाना है, किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। यस, पार्टीशन का इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या था वो आपको बताना है। आप इसको दो तरह से जो है अप्रोच को फॉलो कर सकते हो। लाइक पहला आप देखोगे तो हिस्टोरिकल क्राइसिस बेसिस पे कि कैसे जो है पार्टीशन जो 1947 में हुआ था, दैट वाज नॉट मेयरली अ रीड्राइंग ऑफ आपका बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री चेंज नहीं हो रही थी, दैट वाज अ सिविलाइजेशनल रप्चर। मतलब एक सिविलाइजेशन जो थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन ही था मेजरली वहां बीच में ना, वो पूरा का पूरा क्या हो गया था। एंड नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट उसके बाद और जैसे डेवलप होता गया इंडिया, तो एक यूनिटी के साथ एक कलेक्टिव डेवलपमेंट हुआ था। लाहौर जो है वो हमारे पास देखने को मिलता है क्या, जो आपके जो सिख हैं, सिख एम्पायर जो है वो वहाँ एमर्ज हो रहा है। इनिशियली जो है लाहौर में बहुत सारे जो आपके ये राजपूताना जो एम्पायर्स थे वो जो है डेवलप हुए थे। तो दैट मीन्स दैट वाज अ एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट आपका डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और फेथ, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक सिविलाइजेशनल रप्चर था वो, ठीक है। सो देन बोलता है द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ दिस डिवीजन द चैलेंज्ड द वेरी फाउंडेशन ऑफ इंडियाज यूनिटी, गवर्नेंस और आपका सोशल फैब्रिक। तो ये जो डिवीजन हुआ उसका इंपैक्ट क्या होगा, तो इंट्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि हम बॉडी पार्ट में क्या लिखने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं क्या कि यहां पर हम जो इंपैक्ट हुआ वो यूनिटी डिस्टर्ब हुआ, गवर्नेंस डिस्टर्ब हुआ, सोशल जो फैब्रिक था इंडिया का वो डिस्टर्ब हुआ, ठीक है। आज तक जो है इंडिया उसको, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वो उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। इंट्रोडक्शन सेकंड अगर आप लिखो देखोगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ग्राउंड। तो मॉरल ग्राउंड बेसिस पे हम इसको देखेंगे कि किस तरह से जो है कितने लोग जो है बेघर हो गए, कितना जो है यहाँ पे जो आप देखते हो कि वो रिलीजियस राइट्स होना शुरू हो गए थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो इंट्रोडक्शन अगर आप पूरा आंसर लिख रहे हो मॉरल बेस्ड इम्पैक्ट अगर आप दिखाओगे, ठीक है, रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट और उस बेस्ड इम्पैक्ट दिखाओगे, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी उस तरह का होगा। और अगर आप दिखाओगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल जो आपका जो डिवीजन हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट हुआ है, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन उस तरह का लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट जो है उसके अंदर इसी तरह की डिटेल्स जो है इसमें डिस्कस करी गई है, आप एक बार देखिए और पढ़िए, ठीक है। तो जो मैंने डिस्कस करा है बेटा, सिमिलर वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि कंक्लूजन भी दोनों तरह के बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग तरह से कंक्लूड होगा, है ना। तो पहले जैसे डिस्कस करा है वही चीज यहाँ पे भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार पटेल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। यस, अब ये क्वेश्चन थोड़ा और अलग आ रहा है। यहां पे बोल रहे हैं कि सरदार पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन जो है प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन में, उसको आप क्या करिए, इवेल्युएट करिए। आपको बताना है कि किस तरह से सरदार पटेल ने क्या करा, प्रिंसली स्टेट को मर्ज करा था। तो सरदार पटेल ने कौन से तरीके अडॉप्ट करे, उनका कंट्रीब्यूशन किस किस तरह से रहा। तो डिफरेंट डिफरेंट आपके यहाँ पे उन्होंने जो है आपका अप्रोच फॉलो करे थे, वो अप्रोच आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक अगर हम देखते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये स्टेट्समैन की तरह देख रहे हैं सरदार पटेल को। तो लाइक अ स्टेट्समैन अप्रोच, कि सरदार पटेल का किस तरह का कद था पॉलिटिकल,
ठीक है, उन्होंने क्या काम करे, किस लेवल पे जाके काम करे। तो वो एक स्टेट्समैन अप्रोच की तरह हम जब सरदार पटेल को देखते हैं तो क्या होने वाला है आंसर। तो हम इसके अंदर लौह पुरुष जो थे सरदार पटेल, उनका वो लौह पुरुष वाली छवि जो है ना, उसको ज्यादातर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इन द इमीडिएट आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस दी क्या, दैट वाज आपका कोलोसल चैलेंज ऑफ किसका, यूनिफाइंग ऑफ 552 प्रिंसली स्टेट्स दैट, और इनिशियली देवर 565 है ना, देन 552 तो हमने अपने मिलाया था यहाँ पे, देन 565 प्रिंसली स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड एज सेमी ऑटोनॉमस एंटिटीज। हुआ क्या था आपको पता है कि 1947 में जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके अंदर प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, इंडिया के साथ भी मर्ज हो सकते हैं और पाकिस्तान के साथ। इसीलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या था, सेमी ऑटोनॉमस एंटिटी थी जिन प्रिंसली स्टेट की, तो उनको किस तरह से कलेक्ट किया जाए, इंडिया के अंदर कैसे मर्ज किया जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसी क्रिटिकल जो आपका टाइम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, दैट वाज आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। ठीक है, जहां पर उन्होंने क्या करा, ये जो आपका प्रिंसली स्टेट थे उनको कलेक्ट करा, कंबाइन करा और एक इकट्ठा देश जो है इंडिया बनाया। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये इंट्रोडक्शन आपका रहने वाला है। दूसरा इंट्रोडक्शन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ आपका मेटाफोरिकल एंड आपका थीमेटिक, मतलब पर्टिकुलर थीम बेस्ड मटेरियल, मेटाफोरिक। तो थीम बेस्ड जो है जब आप अप्रोच फॉलो करोगे कि पटेल एज अ आयरन मैन थीम लेके हम फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एज अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेट फ्रेगमेंटेड इन 1947, इट वाज सरदार पटेल्स आयरन विल एंड pragmatic क्या विजन दैट, जिसने क्या करा, ये सारे जो भी आपके क्या थे प्रिंसली स्टेट थे उनको एक ही देश के अंदर, मॉडर्न इंडिया के अंदर क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो हिज एफर्ट्स वर नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फीट्स बट अ सिविलाइजेशनल क्या, कंसोलिडेशन। तो मतलब ये जो आप देखोगे कि यहां सरदार पटेल ने ये जो काम करा, तो उसके पीछे वो जो एफर्ट था वो सिर्फ उन्होंने एक स्टेट नहीं बनाया, उन्होंने जो सिविलाइजेशनल जो ब्रेक हो रहा था उसको यूनिफाई करा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एक सिविलाइजेशनल कंसोलिडेशन जो है उस थीम को देख रहे हैं। बॉडी पार्ट जो है वो किस तरह का होने वाला है, पहला जो बॉडी पार्ट है फर्स्ट इंट्रोडक्शन बेस्ड, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक विजन था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के बेसिस पे पटेल ने ये सब काम करा। कैसे, आप देखोगे कि पटेल और वीपी मेनन जो है उन्होंने क्या करा, एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एस्टेब्लिश करा जिसके अंतर्गत उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करवाए। डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको अलग अलग तरह के राइट्स दिए। ठीक है, उनको प्रिवी पर्स और ये सारी चीजें जो है दी थी। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक विजन के अंतर्गत और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क के साथ साथ जो है ये काम किया गया। तो उसके अंदर ये वाले फैक्ट्स आपको नोट करने पड़ेंगे, आपको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, आपको जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जो चीजें हुई हैं उनको लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट जो है दैट इज यूज ऑफ डिप्लोमेसी एंड प्रेशर। इसके अंदर एक दूसरा जो अप्रोच फॉलो किया गया था, ठीक है, पटेल के द्वारा फॉर यूनिफाइंग आपका इंडिया, दैट वाज क्या, वो था आपका डिप्लोमेसी और प्रेशर के थ्रू। आपने देखा होगा बेटा कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको किस तरह से ज्वाइन करवाया गया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंदर अलग अलग राइट्स दिए गए, लेकिन प्रेशर के अंदर क्या हुआ था, लास्ट में जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ है और आपका हैदराबाद, तो उनको अलग अलग टैक्टिक्स के थ्रू ज्वाइन करवाया गया। ऑपरेशन जो है पोलो के थ्रू आप देखते हो कि हैदराबाद को ज्वाइन करवाया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है कश्मीर ने साइन करा था जब पाकिस्तान इन्वेड हुआ कर रहा था, है ना। जूनागढ़ जो है वहाँ पे प्लेबिसाइड हुआ था। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टैक्टिक के थ्रू जो है सरदार पटेल ने ये काम करा था। स्पीड एंड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखोगे कि जिस तरह से जो पटेल है उन्होंने क्या करा, कंप्लीट द इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट स्टेट विद इन द 2 ईयर। तो 2 साल के अंदर अंदर ही जो है ये सारे इंटीग्रेशन हो गए थे, क्योंकि एक सिविल वॉर जैसा कंडीशन जो है, सिचुएशन जो है वो बन सकता था, उसको यहाँ पे क्या किया गया, उसको अवॉइड किया गया था पटेल के द्वारा। देन इसी का कंक्लूजन है ये, ठीक है। और सेकंड कंक्लूजन जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हो। कंक्लूड जो है, कभी कभी क्या होगा कि जो क्वेश्चन है वहां पे आप जो बॉडी पार्ट देख रहे हो,
जो बॉडी पार्ट जो आप लिख रहे हो उसको अलग तरह से कंक्लूड किया जा सकता है दो डिफरेंट अप्रोचेस के साथ। तो ये दोनों अप्रोचेस आपको देखने को मिल रहे हैं कंक्लूजन के। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं सरदार पटेल्स कंट्रीब्यूशन वाज फाउंडेशन इन द शेपिंग ऑफ मॉडर्न इंडियाज टेरिटोरियल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, हिज ब्लेंड ऑफ आपका फर्मनेस एंड foresight and diplomacy earned him the enduring title। कौन सा टाइटल? आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इस तरह से एक टाइटल बेस्ड हमने पूरा कंक्लूजन करा कि क्या काम करा, क्यों इनको फिर ये इस वजह से ये टाइटल मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन भी आप देख लो। ठीक है, देन दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट वर दी आपका कंसर्न्स बिफोर इंडियन लीडरशिप पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो व्हाट वर द कंसर्न्स बिफोर इंडियन लीडरशिप, क्या जो है कंसर्न्स था इंडियन लीडरशिप के सामने आजादी के बाद। तो कौन कौन से कंसर्न थे, जो हमारे पास जो चैलेंजेस कौन कौन सी थी उस तरह के कंसर्न्स थे इंडिया के पास। ठीक है, हम 1947 में जिस तरह से छोड़ा था ब्रिटिशर ने इकोनॉमिक पॉलिसीज जो उनकी थी, जिस तरह से पूरा शैटर कर गया था इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के अंदर जिस तरह से हम देखते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा था, एम्प्लॉयड ही लगभग कुछ आपके नंबर ऑफ मतलब परसेंटेज में थे, है ना। आफ्टर दैट डिस्पैरिटी जो थी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर सोसाइटी में। ठीक है, जमींदारी सिस्टम जैसे जो सिस्टम्स थे उन्होंने जो डिस्पैरिटी जो है आपका यहाँ पे मतलब वो बनाया था इंडिया की इकोनॉमी में और इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। तो वो सारी जो है चैलेंजेस बनते हैं इंडियन लीडर्स के सामने। ठीक है, तो इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस 1947। ठीक है, एडमिट आपका अनप्रेसिडेंटेड टर्मोइल, बिकॉज क्या हो रहा है, पार्टीशन, कम्युनल वायलेंस, पॉवर्टी, ये सारे जो प्रॉब्लम्स थे ये इंडियन लीडर्स के सामने थे। इसी के अंदर दूसरा इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया स्टूड एट द क्रॉस बोर्ड। किसके? दैट वाज आपका लिबरेटेड बट ब्लीडिंग। इंडिया आजाद तो हो गया था लेकिन क्या बोल रहे हैं, खून निकल रहा था, मतलब इंडिया जख्मी था। ठीक है, आजाद तो हुआ है लेकिन कुछ करने लायक नहीं बचा। वाई? क्योंकि पार्टीशन हैड टॉर्न apart the communities, million were on the move and very idea of unity India was under siege। तो यहां पर आप देख रहे हो कि दूसरा जो अप्रोच है वो एक क्राइसिस बेस्ड है। क्राइसिस किस तरह के थे, कौन से थे, क्या कंडीशन था, तो क्राइसिस जिस तरह के थे उसके बेसिस पे एक इंट्रोडक्शन बनाया जा रहा है, उसके बेसिस पे जो है आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि क्या चैलेंजेस होने वाले। पहले क्राइसिस आप समझा रहे हो उस टाइम में क्या थे, उसके बेसिस पे आप बॉडी पार्ट में चैलेंजेस दिखाओगे। तो बॉडी पार्ट में आप देखोगे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज था, अलग अलग पार्ट में प्रिंसली स्टेट्स इतने सारे हैं। ठीक है, देन स्टेट्स जो है वो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको कैसे कंसोलिडेट किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। कम्युनल हार्मनी और रिफ्यूज क्राइसिस बहुत बड़ा चैलेंज था। पार्टीशन के बाद हम देख रहे हैं कि राइट्स हो रहे हैं रिलीजन बेस्ड, है ना, और रिफ्यूजीज जो हैं बहुत सारे हो गए थे बॉर्डर पे, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर पे। तो वो एक क्राइसिस जो है उसको मैनेज करना। सोशल इकोनॉमिकल आपका रीबिल्डिंग, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस करा, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या है बेटा, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर की थी उन्होंने किस तरह से जो है खत्म कर दिया था हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, उसको वापस से कैसे रीबिल्ड किया जाए। सोशल लेवल पे भी किस तरह से जो है बहुत ज्यादा जो चेंजेस कर दिए थे ब्रिटिशर ब्रिटिश रूल्स ने, उसको कैसे रीबिल्ड किया जाए, दैट वाज अ बिग चैलेंज। फिफ्थ क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, इंस्टीट्यूशनल सेटअप था प्री इंडिपेंडेंस, दैट वाज मेयरली किसके लिए था, बेनिफिशियरी। तो वो बेनिफिट प्रोवाइड करता था ब्रिटिशर्स को। तो अब आज़ादी के बाद हमें उस सेटअप को भी चेंज करना था। इवन अभी तक जो है हम उसको कर रहे हैं चेंज। अभी रिसेंटली आईपीसी और उन सब के हमने नाम और उसके अंदर कुछ रूल्स थे उनको जो है चेंज करा, है ना। तो यहाँ पे सेकंड बॉडी पार्ट क्राइसिस बेस्ड जो इंट्रोडक्शन था, है ना, कैसे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को करना था, पॉलिटिकल डिसयूनिटी को कैसे हमने हैंडल करना था, गवर्नेंस का जो एक वैक्यूम बन गया था, क्राइसिस गवर्नेंस बेस्ड भी है। ब्रिटिशर्स निकल लिए अपना 47 में सीधा, हमारे पास कोई लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पहला पार्लियामेंट बन रहा है, लॉ बना रहा है। लॉ कैसे बनाए जाए, किसके लिए बनाए जाए और कितने जल्दी बनाए जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज था देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस हो गए। इकोनॉमिक फ्रेजाइल तो हमने देख लिया था इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह का था। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हाउ डिड द फ्रीडम मूवमेंट ले द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
ये क्वेश्चन में पहले भी इस तरह का हमने डिस्कस करा है, नॉट मतलब सिमिलर नहीं है, बट इस तरह के एक दो क्वेश्चन हमने देख लिए, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर बेटा पूरा मैंने इसलिए सीधा आंसर ही लिख के रखा है ताकि मतलब आप डिफरेंट अप्रोच जो है इसके अंदर फॉलो करो, आप इजीली उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आपका, इंटीग्रेशन of princely state was a silent and bloodless revolution. Yes, discuss. तो फिर से एक नया तरह का क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, बताना है कि जो इंटीग्रेशन था वो क्या था। वो बोलते हैं एक साइलेंट और ब्लडलेस रेवोल्यूशन था। मतलब सबसे पहले डिस्कस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोला इंटरलिंक करना है दो चीजों को। देन कीवर्ड ध्यान देना है कि साइलेंट का मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, साइलेंट मतलब हुआ एक बिल्कुल बिना किसी बहुत ज्यादा कोई सिविल वॉर हुए, बिना किसी बहुत ज्यादा प्रेशर के। ठीक है, तो मतलब डिप्लोमेटिकली किस तरह से हमने जो है उसको मर्ज करा। पहले तो ये साइलेंट वर्ड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। साइलेंट वर्ड इस क्वेश्चन में बता रहा है डिप्लोमेटिक नॉन वायलेंस नेचर ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी चीज दैट इज ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ब्लडलेस रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन हुआ तो वो किस तरह का हो रहा था, दैट इंप्लाइज अ मेजर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट मास कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर। तो बिना किसी मास कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वॉर के, दैट इज ब्लडलेस। साइलेंट और ब्लडलेस कहीं ना कहीं सिमिलर जैसा है, तो वो आपको जो है क्वेश्चन के अंदर इस बात पे ध्यान देना है कि आप जब आंसर लिख रहे होंगे तो ये पॉइंट्स होने चाहिए कि कैसे मर्जर हुआ, कैसे ये ब्लडलेस था, कैसे साइलेंट था, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा गया है। ना कि आप जब आंसर लिखते हो आप किसी और ही डायरेक्शन में आंसर लिखना शुरू कर देते हो, बहुत सारी चीजें लिखते हो, देन बच्चे बोलते हैं मुझे क्वेश्चन मतलब नंबर ही नहीं मिला। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि हम क्वेश्चन का मेजर जो न्यूएंसेस हैं उनको समझ नहीं पा रहे, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि मेजर किस बात पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन इस चीज के ऊपर फोकस्ड होना चाहिए। इसी तरह से एक्सप्लेनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन करना है आपको कि प्रिंसली स्टेट वर आपका इंटीग्रेटेड पीसफुली, आसानी से इंटीग्रेट हुए। ये भी आपको बताना है हाउ प्लेड द मेजर रोल। ठीक है, देन आपका व्हाई इट इज अ कंसिडर्ड रेवोल्यूशनरी। पहले तो पीसफुली हुए और रेवोल्यूशनरी हमने बोला है ना उस चीज को, क्यों वो रेवोल्यूशनरी माना गया, क्यों माना गया, क्योंकि जैसे ही वो मर्ज हुए तो किस तरह के चेंजेस हुए, कैसे पहले उनका जो था पॉलिटिकल सेटअप देन कैसे रहा, कैसे इकोनॉमिक सेटअप था देन कैसा हुआ, कैसा सोशल सेटअप था देन कैसा हुआ, तो किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, किस तरह के चेंजेस हुए, तो वो जो चेंजेस हैं वो रेवोल्यूशनरी अपने आप में है। तो देन दैट वाज अ रेवोल्यूशनरी चेंज। बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे आप देख लो इंट्रोडक्शन फर्स्ट, सिमिलर बेस्ड इंट्रोडक्शन सेकंड। दो तरह के अप्रोच मैंने लिए हैं, एक विजनरी है आपका अप्रोच और दूसरा अप्रोच जो है दैट इज आपका फैक्चुअल अप्रोच। मतलब हम स्ट्रेटेजिक और फैक्चुअल, आप फैक्ट्स के साथ देखोगे कि ये हुआ था देन ये हुआ, पहले इतना परसेंट था बाद में ये परसेंट था। ठीक है, और एक जो है आपका वो रिफ्लेक्टिव, जो आपका दिखाता है रिफ्लेक्शन, पहले कौन सा सेटअप हो रहा था देन कौन सा। ठीक है, तो मतलब जो आपका नेचर बेस्ड चेंज है तो वो उसमें आएगा। ठीक है, तो बॉडी स्ट्रक्चर जो आप देखोगे पहले वाले अप्रोच के साथ तो वो इस तरह का है, जैसे कि लीगल और डिप्लोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके चेंज हुए बने। ठीक है, देन उसके बाद क्राइसिस हैंडलिंग, जो आपका फोर्सफुली नहीं हो रहा था और क्राइसिस को कैसे हैंडल किया गया, लाइक ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था। ठीक है, और आपका रेवोल्यूशनरी इन आपका आउटकम किस केस में, तो वो देखो। कंक्लूजन इसी के अंदर किस तरह से होगा, तो मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना है, तो यहाँ पे आप उस चीज को देख लेना। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज एनालाइज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। आपको बताना है बेटा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसका किस तरह का एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखने को मिलता है आपका किस पे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में पहले तो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी जो है कब से आया था, वुड्स डिस्पैच, और आपका उससे पहले ही आपका मैकॉले का जो डिक्लेरेशन था। ठीक है, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हो गया, वुड्स डिस्पैच हो गया, हंटर कमीशन, बाद में बहुत सारे अलग अलग जो एजुकेशन में चेंजेस आते रहते हैं, अलग अलग जो प्लान आते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड के। ठीक है, तो वो सारे के सारे पहले आपको थोड़ा बहुत देखना है उसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी, उनका आपको क्या दिखाना है इम्पैक्ट। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली कि इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैनर का हो सकता है।
ब्रिटिश जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका पॉजिटिव मैनर में भी इम्पैक्ट समझाना पड़ेगा एज वेल एज नेगेटिव। सिर्फ आप नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं चल सकते इस क्वेश्चन में, जब भी कोई इम्पैक्ट आप देखोगे तो दोनों तरह से आपको देखना है। सिमिलरली यहाँ पे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखोगे इस चीज़ का, एंड आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी साथ में देखना है, और आंसर को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंक्लूड करते हुए एक वे फॉरवर्ड की तरफ लेके जाना है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें जो है नेगेटिव थी, देन किस तरह से हमारे जो एजुकेशन जो पॉलिसी है आज उससे इन्फ्लुएंस्ड है, देन उसको चेंज करने की ज़रूरत है अगर, तो किस तरह से किस चीज़ के साथ चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो उस वही चीज़ इस आंसर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो लास्ट ये कुछ क्वेश्चंस है बेटा जिनको मैं स्टार्टिंग में आपको कह रहा था कि लास्ट में 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर आप इसी मेल आईडी पे हमें जो है मेल कर सकते हो, नहीं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर चंडीगढ़ एज वेल एज शिमला संजौली के अंदर आप लिख सकते हो और हमें दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार देख लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। ओके, सो थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला लेक्चर वो हमारा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। थैंक यू, बाय।